फिर से एमसीएल परिवार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो कोई भी कहानी जब शुरू होती है तो हम सब इंटरेस्टेड होते हैं कि उसकी शुरुआत में और उसके अंत में। और हमारा सबका यही सोचना होता है कि कोई भी कहानी की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और उसका अंत अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस दोनों के बीच का जो सफर होता है, वो सफर हम कभी सोचते नहीं है, या नॉर्मल इंसान उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। लेकिन जो हीरो होता है, या अगर बिजनेस के टर्म में बात करें, जो एंटरप्रेनर होता है, उसको पता होता है कि अगर मुझे मेरे मंजिल तक जाना है तो सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो इस मंजिल के बीच में आएंगे। और आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक हीरो की है कि जिन्होंने अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और जब भी हम एक एम्पायर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ छोटी बड़ी कठिनाइयां जब आएगी तब हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये जो ब्रांड है, जब दुनिया में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो आपको उसकी सफलता आज दिखेगी। लेकिन इससे पहले आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है, वो 2 बार बैंकरप्ट हुआ था। सिर्फ वो लॉस में नहीं था, पूरा बैंकरप्ट होके बैठ गया था, लेकिन फिर से 2 बार इनके फाउंडर ने इनको खड़ा किया। आज उस ब्रांड के पूरे देश अगर हम कंसिडर करते तो 100 से भी ज्यादा देश में ये ब्रांड फेमस है। जिसका नाम है, जो भारत में भी फेमस है, लेकिन वो हमें हमेशा लगता है कि वो भारतीय ब्रांड है, लेकिन वो भारतीय ब्रांड नहीं है। वो जो ब्रांड है उसका नाम है बाटा। बाटा के जो संस्थापक है उनका नाम है थॉमस बाटा, जो कि यूरोप के जेकोस्लोवाकिया ये देश में पैदा हुए थे। ब्रिटिश कालीन एज इन 1930 की ये बात है। उनके पूरे खानदान में जो पिताजी थे वो जूते सिलते थे, और इनका भी जो पेशा था वो मोची का ही था। इनको बचपन से ऐसा लगता था कि मैं बहुत दुनिया के बेस्ट क्वालिटी जूते बना सकता हूँ और मुझे लाइफ टाइम वही करना है जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन उनके पिताजी उन पे बिलीव नहीं करते थे। तो पहली बार इन्होंने अपने माताजी से $300 लेके अपनी जो छोटी सी दुकान है वो शुरू की। दुकान शुरू होने के बाद में उनका जो प्रोडक्ट है वो तो बेस्ट था, लेकिन उतना वो बेच नहीं पा रहे थे। और इसी तरीके से जो पहला उनका दुकान था वो कुछ दिनों बाद में बंद पड़ गया। लेकिन उनको खुद पे बहुत विश्वास था, उनको पता था कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट जूते बना सकता हूँ। इसलिए फिर से उन्होंने अपने 2-3 मित्रों को इकट्ठा करके उनसे पैसा लेके फिर से कंपनी एस्टेब्लिश की, जिन्होंने इस बार उनको नाम दिया बाटा। ये कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में उनको पता था कि मेरे पास पैसे कम है, तो लेदर मैं खरीद नहीं सकता और उसके मैं जूते बना नहीं सकता हूँ। इसलिए उन्होंने पूरे दुनिया में पहली बार कैनवास शूज जो है वो इनोवेट किया और पूरे दुनिया में उसको फैला। यानी कपड़ा जो है वो सस्ते में मिलता है तो उससे लेके मैं जूते बनाऊंगा और पूरे दुनिया में बेचूंगा, ऐसे उन्होंने सोचा। ये सोचने के बाद में भी वो कैनवास शूज का बहुत सारे लोगों ने उसको सराहाया कि हाँ ये अच्छे जूते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये स्ट्रांग भी है। लेकिन फिर से वो उसको मार्केट में बेच नहीं पाए। तो उनके पास में बेस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन उनको समझ में आया कि मेरे पास बेस्ट प्रोडक्ट होने के अलावा अगर कोई चीज चाहिए वो है बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जो सीखने के लिए तब जो देश था जो टॉप लीड में था वो था अमेरिका। उनको पता था कि मुझे अमेरिका जाके ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये सोचते सोचते फिर से उनकी कंपनी दूसरी बार बंद पड़ गई। तो अभी उनके पास में पैसा नहीं था और उनको सीखना था। तो अमेरिका में उन्होंने बतौर एक फैक्ट्री में एज अ मजदूर काम करना शुरू कर दिया। और वो जूतों की ही फैक्ट्री थी, लेकिन वहां पे रह के उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से उनकी जो कंपनी है जो कि फेमस है पूरे दुनिया में, मार्केटिंग कैसे करती है। इन्होंने वैसे ही किया। वहां से मार्केटिंग सीखने के बाद में फिर से ये अपने देश वापस आए और फिर से उन्होंने स्ट्रॉन्ग और बेस्ट क्वालिटी जूते के साथ में उसको सस्ते दाम में यानी इकोनॉमिकल वे में उन्होंने अवेलेबल सभी को करके दिया। और एक ब्रांडिंग में उन्होंने हमेशा अपना वर्ड यूज किया, वो है जो कि स्ट्रॉन्ग जूते। ये सब वो एस्टेब्लिश हो ही रहे थे तभी पूरे दुनिया में छाया पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध जैसे ही शुरू हुआ सब कंपनियां ठप हो गई। इनको भी ऐसा नहीं लगा इस बार कि अभी मुझे पीछे हटना है। इनको पता था कि अगर युद्ध है तो सैनिक है, सैनिक है तो उनको जूते लगेंगे ही। इसीलिए उन्होंने सैनिक के जूतों का ऑर्डर हासिल किया। और जब पूरे कंपनी ठप हो गई थी तब इन्होंने अपना 15% मार्जिन बढ़ाया और पहले विश्व युद्ध में खुद को पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश किया। इसके बाद में उनको था कि पूरे दुनिया में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए पहले उन्होंने अफ्रीका और उसके बाद में आए भारत।
भारत में जब वो आए तो ऑब्वियसली हम ब्रिटिश के अंडर तब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। और यहाँ पे आने के बाद में पहले वो गए बंगाल, और बंगाल में इसलिए गए कि वहां पे जूतों के लिए बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल था। यहाँ पे वो आने के बाद में उन्होंने देखा कि भारत के लोग ना जूते पहनते हैं ना चप्पल पहनते हैं। ये देखने के बाद में आपको एक सेल्स की जो कहानी है वो हमेशा याद आएगी कि एक आइलैंड रहता है और वहां पे हमारे जूते चप्पलों का मार्केट पोटेंशियल कैसे है ये देखने के लिए दो सेल्समैन को भेजा जाता है। एक सेल्समैन वो देख के बोलता है कि यहाँ पे आइलैंड पे तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं, तो हमारा मार्केट पोटेंशियल 0 है। और दूसरा सेल्समैन बोलता है कि यहाँ पे कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं, इसके लिए हमारा मार्केट पोटेंशियल 100% है। उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया, उन्होंने देखा कि क्यों मैं कच्चा माल रॉ मटेरियल मेरे देश में लेके जाऊँ, वहां पे जूते बनाऊं और फिर से यहाँ, इससे अलावा बेटर है कि मैं यहाँ पे ही अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता हूँ। तो पहली बार कोलकाता में, जो भी आज भी बाटा नगर करके जाना जाता है, उन्होंने अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। और एस्टेब्लिश करने के बाद में धीरे धीरे वो भारत के रंग में ढल गए। यानी हमारे जूते स्ट्रांग है और सस्ते दामों में भी अवेलेबल हो सकते हैं। तब भारत के जो टॉप लोग हैं वही जूते पहनते थे, और वो भी इंपोर्टेड जापान से आता था। इसीलिए उन्होंने तब ये जूते जो है वो अपने नॉर्मल कैटेगरी में लोगों को अवेलेबल करके दिया, और सभी लोग, कॉमन लोग भारत के जूते पहनने लगे। इतना ही नहीं, जब भारत में महामारी आई जैसे टिटेनस की आई, तभी भी उन्होंने मार्केटिंग किया कि टिटेनस जैसे जो बीमारी है वो भी आप जूते पहन के उसको खत्म कर सकते हैं। तो आज भारत में उनके 1500 से ज्यादा स्टोर्स है, जहां उनका सिर्फ भारत का टर्नओवर 3000 करोड़ से भी ज्यादा है, जहां पे 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। और आज भारत का उनका मार्केट शेयर 35% है, जो कि कोई भी अदर कंपनी का नहीं है। तो ये थी कहानी आज की, जहाँ पे एक ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करने में एक फाउंडर की, जो उसको पता होता है कि मंजिल, अगर मुझे मंजिल तक जाना है तो कितनी भी कठिनाइयां आया मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। वैसे ही जब एमसीएल की स्थापना हुई तो ये पता था कि हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाई आएगी और उसका सामना करना ही पड़ेगा। मंजिल एकदम क्लियर है कि एमसीएल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनानी है, लेकिन उसी के साथ में भारत देश को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी भी बनानी है। तो चलिए अभी बुलाते हैं हमारे ऐसे इंसान को जो कि कितने भी आंधी आए या तूफान, लेकिन डट कर तब तक खड़े रहेंगे जब तक एमसीएल को और भारत देश को उसकी अपनी मंजिल नहीं मिलती है। तो चलिए अभी बुलाते हैं हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम एंड थैंक यू एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने इस सभी टॉपिक्स को नाम दिया है कि क्रांति की शुरुआत। क्रांति ये शब्द हमारे लिए बिजनेस को लेके है, व्यापार को लेके है, कारोबार को लेके है। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति की 3 चीजें होती है हमेशा। ये क्रांति बहुत सारे लोग मिलके करते हैं और ये ऐसा कुछ बदलाव लाते हैं जो वहां तब का जो प्रचलित व्यवस्था होती है उसमें 360 डिग्री ऐसा वो बदल, चेंज वो लेके आते हैं, और वो ये सब करते हुए बहुत ही कम समय में। तो हमें भी जो क्रांति लानी है तो हमें भी बहुत बड़े बिजनेस का, व्यापार का निर्माण करना है, जो बहुत कम समय में करना है और जिसमें हम सारे लाखों लोग मिलकर इसको करेंगे। तो जब किसी भी कंपनी को अगर बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, इसका मतलब है उसको अपनी वस्तु या सेवा को बहुत बड़े स्केल पे उसको बेचना है। तो 2 चीजें लगती है इसके लिए। एक तो लगता है वो वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट या सेवा, और दूसरा बहुत सारा कस्टमर बेस। जब ये दोनों चीजें आपके पास होती है तो लोग आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं और उसी रिस्पेक्ट को कहते हैं हम ब्रांड। दोस्तों जो भी बिजनेसेस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो 2 प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। एक तो ये जो प्रोडक्ट या सेवा, वस्तु या सेवा आप प्रदान कर रहे हो, ये उनकी कोई जरूरत होती है ग्राहकों की, वो पूरा करते हैं। नहीं तो दूसरा एक प्रिंसिपल होता है कि ये वस्तु या सेवा उनकी जिंदगी बेहतर करते हैं।
आज आपके आजू बाजू घर के बाहर भी अगर कोई पान का ठेला है, अगर कोई की चाय की दुकान है, इस्त्री की दुकान है, साइकिल के पंक्चर की दुकान है, तो ये सभी व्यापार, ये सभी जो उद्योग है, ये आपकी किसी ना किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो यही लोगों की जरूरतें बहुत बड़े स्केल पे पूरी करते हैं। वो बहुत सारे उत्पादनों का बहुत बड़े स्केल पे निर्माण करते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स को वो पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बहुत कम समय में एक बड़ी कंपनी हमें बनानी है तो कैसे बनेगी बहुत कम समय में ये कंपनी? तो हमें इस तरह का कोई सॉल्यूशन देना होगा दुनिया को, लोगों को, जो सॉल्यूशन अभी तक लोगों ने देखा नहीं। ऐसा कुछ करना होगा जो लोगों ने अभी तक जो लोगों की जरूरत थी लेकिन किसी ने अभी तक दिया नहीं। जैसे अभी देखे ना, ओला उबर में ऐसा वक्त था कि हम घंटों रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए खड़े रहते थे, लेकिन हमें टैक्सी नहीं मिलती थी। और फिर वो मिलने के बाद भी ये पता नहीं होता था कि शायद वो हम जहां बोल रहे हैं वहां जाएगी कि नहीं, उसके मन पे था। आज एक जगह पे बैठ के, अपने घर में बैठ के आप अपनी रिक्शा को, टैक्सी को बुक कर सकते हो। कितने मिनट में आएगी, कितने मिनट में आपको लेके जाएगी, वो ड्राइवर कैसा होगा, क्या है, सब कुछ आपको दिखाती है। और इसी सॉल्यूशन की वजह से ये ओला उबर जैसी कंपनी बहुत कम समय में बड़ी कंपनी बन गई। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन बना है और इतनी जरूरत उसने पूरी की है कि आज कभी भी कुछ सर्च करना है तो हम ऐसा नहीं कहते कि सर्च करो, हम कहते गूगल करो। गूगल मैप ने भी कितनी बड़ी आवश्यकता हमारी पूरी की है कि हम कहीं भी आधी रात को भी जा सकते हैं, या कहीं भी जिस प्रदेश में जहां हम बोली भाषा उसकी जानते नहीं, समझते नहीं, ऐसे भी जगह पे हम लोग आसानी से उस मैप के जरिए पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां कोई ना कोई जरूरत पूरी करती है और बड़ी बनती है। लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं, एक जरूरत और दूसरे समस्या। जो कंपनी जरूरत पे काम करती है वो डेफिनेटली ऑफ कोर्स बिजनेस करती है, लेकिन जो कंपनी प्रॉब्लम के ऊपर, समस्या पर काम करती है, वो बहुत बहुत फास्ट ग्रो करती है। दोस्तों, अगर आप एक 1 BHK मकान में रह रहे हैं, आपको लगता है, आपकी जरूरत है कि 2 BHK मकान पे जाए, लेकिन अगर नहीं होता है, नहीं आपको मिलता है 2 BHK मकान, तो भी ठीक है, वो जरूरत है आपकी, लेकिन उसके बिना आपका कुछ रुक नहीं रहा। लेकिन ऐसा समझे कि आपके पास घर ही नहीं है, तो ऐसी जो कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर सकती है। हमारे इतिहास में एक ऐसा वक्त था कि जहां गाड़ियां ही नहीं थी, 4 व्हीलर कोई गाड़ी नहीं थी, लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। और जब ऐसे समय में पहली बार फोर्ड ने ये टी मॉडल, ये गाड़ी लाई, तो फोर्ड दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई एक प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद ये कोरोना में भी हमने देखा कि जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया देख रही थी कि उसके ऊपर वैक्सीन आए, और जब सीरम इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर वैक्सीन बनाया, तो इमीडिएटली कुछ ही दिनों में सीरम इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी कंपनी बनी। उसके जो फाउंडर है वो बहुत बड़े बिलियनर्स बने। तो दोस्तों, आज मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड में, MCL में, आज दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए सॉल्यूशन पूरी दुनिया को देने वाले हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी कंपनी हम लोग बनने वाले हैं। और ये जो है, जिस तरह से हम लोग सॉल्यूशन लोगों को दे रहे हैं, वो सॉल्यूशन अभी तक किसी ने दिया नहीं। ना कि कोई कंपनी इतने बड़े स्केल पे, ऐसे लेवल पे अपने दुनिया को बचाने के लिए, इस धरती माँ को बचाने के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, हमें एक ऐसा अवसर है कि हम बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़े कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। और इसी दिशा में हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो है एमकोल। दोस्तों, कोयला दुनिया की एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। जितने भी ईंधन है, पेट्रोल, डीजल से लेके LPG से लेके सब कुछ आप लीजिए, ये सभी ईंधनों से कई ज्यादा इस्तेमाल होता है कोयला का। ये कोयला हर जगह में इस्तेमाल हो रहा है, हर देश में इस्तेमाल हो रहा है, और यही वो कोयला जो पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर रहा है। पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, बर्बादी की तरफ लेने वाला अगर कोई है तो वो है कोयला। तो ऐसे बड़े संकट में आज दुनिया है कि जहां दुनिया को जरूरत भी है कोयले की, ऊर्जा के लिए, और वही कोयला पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर रहा है। और ऐसे समय में अगर हम एमकोल जैसा दुनिया को बचाने वाला सॉल्यूशन लेके आए, तो दोस्तों आपको शायद अंदाजा नहीं कितनी फास्ट हम लोग ग्रो कर सकते हैं, हम करने वाले। और आज मैं आपको सबको ये बताने वाला हूं कि इस एमकोल का प्रेजेंटेशन
किसी भी ग्राहक के लिए, किसी भी कस्टमर्स के लिए हम कैसे करें, किस तरह से हम अपने ये दुनिया का जो सॉल्यूशन है उसको दुनिया के सामने रखें, हमारे कस्टमर्स के सामने रखें। लेकिन इसके पहले आपको एक रूल, एक प्रिंसिपल इसके बारे में समझना पड़ेगा। और वो रूल क्या है? देखो, एक तो बात है, कोई भी कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस इनकम तब कमाती है जब उसके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जब उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के प्रमोशन की बात आती है, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट की बात आती है, तब दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट हमेशा कभी भी टेक्निकल चीजों पे नहीं होता, वो होता है इमोशन पे। दो चीजें होती है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो दो चीजें हैं, एक है टेक्निकल और दूसरा है इमोशनल। हर कंपनी देखती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। और एक बार आपके कस्टमर इमोशनली आपके साथ जुड़ गए, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। एक बार आपने वो इमोशन के साथ जुड़े, देखा किसके लिए आप काम करें, और प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको समझा नहीं प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेंगे। ये एप्पल के साथ अगर जो लोग जुड़े हैं ना, वो कभी भी एप्पल के उस लोगों को, उस कंपनी को नहीं छोड़े, क्योंकि इमोशनली वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि एप्पल से बेहतर कोई फोन मार्केट में हो, लेकिन वो एप्पल को नहीं छोड़ेंगे। मर्सिडीज के साथ जब लोग जुड़ते हैं तो वो मर्सिडीज के लोग उस इमोशन के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, यहां तक के पानी, मीठा पानी बेचने वाली कंपनी है, ये कोक, ये पेप्सी, इनकी एड देखी आपने? इमोशनली, यानी अगर वो पानी पियोगे तो आप स्वैग है, स्टाइल है, इस तरह का। अमेज़न दुनिया की नंबर 1 कंपनी, लेकिन उसकी एड अगर आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज अबाउट इमोशंस। इमोशंस के ऊपर होती है ये एड। आपने आपने अगर कैडबरी की एड देखी तो कैडबरी कभी नहीं बोल देगी कि हमारे चॉकलेट इतना अच्छा है, ये इस दूध से बना है, ऐसा नहीं। वो इमोशन के साथ हमें जोड़ दे। तो हमें भी जब ये एमकोल का प्रमोशन करना है, हमें उसका प्रेजेंटेशन देना है, किसी को भी जाके जब एमकोल के बारे में बोलना है, तो दोस्तों आपको इमोशनली कनेक्ट करना है, इमोशनली लोगों के साथ जुड़ना है, एक बहुत बड़े कॉज के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस एमकोल का प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, हम सभी लोग करेंगे। तो यस, मैं डॉक्टर श्याम गोलब मिराकल इन फील्ड्स लिमिटेड से हूं। मैं जिस प्रोडक्ट के लिए यहां आया हूं, जो प्रेजेंटेशन करने के लिए आया हूं, उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि मैं क्यों यहां हूं, क्या मकसद है। दोस्तों, 450 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का जन्म हुआ है। 350 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर पहले जीव की उत्पत्ति हुई है। और इस पिछले 350 करोड़ सालों में करोड़ों जीव का निर्माण इस दुनिया में हुआ है, इस धरती के ऊपर हुआ है। और इस करोड़ों जीवों का ख्याल अगर किसने रखा है तो वह हमारी मां, ये धरती मां, ये पर्यावरण, ये मनुष्य जो है, ये पूरे इस करोड़ों जीवों का जो में से एक जीव है। और ये जो अलग अलग तरह के जीव हैं, यानी उसमें वनस्पति है, प्राणी है, ये जमीन में रहते हैं, पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं। ये सभी जीव एक दूसरे के साथ सिर्फ संबंध में नहीं है, तो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जीते, ऐसी व्यवस्था की है। इस यहां तक के जो भी निर्जीव हमें समझते, जिन्हें निर्जीव हम समझते हैं, ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियां, ये तालाब, ये झरने, ये समुंदर, ये मिट्टी, ये सब भी, इन सभी ये जो जीवों के साथ इस तरह से घुल मिले हैं। हमारी मां ने करोड़ों सालों से इसकी ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव की व्यवस्था, हर जीव का ख्याल करोड़ों सालों से हमारी मां लेके कर रही है। और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम, इसी व्यवस्था को कहते हैं हम लोग पर्यावरण संतुलन, जिसमें हर जीव का ख्याल हमारी मां ने करोड़ों साल से रखा है। और दोस्तों, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता कि हम इस पूरे व्यवस्था को हमारे मां ने जो करोड़ों जीवों के लिए बनाई है उसको बर्बाद करें। हमने ऐसी चीजों के लिए, जो चीज जमीन पे उग सकते, जमीन पे कर सकते, उस चीजों के लिए हमने हर जगह जगह इस धरती को चीर फाड़ के रखा है, अंदर गए और इस तरह से ये सब काम किया है कि पूरी जो ये व्यवस्था करोड़ों साल से बनी हुई है उसको तहस नहस करके रखा है। और दोस्तों, जब भी हमेशा हम कहते बात करते हैं इस व्यवस्था की,
हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, आप और मैं जब हम लोग जीते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर नहीं है, पीएच है और कई सारी चीजें हैं। हमने जब बर्बादी की है, इस मनुष्य ने जब बर्बादी की, ये सब चीजों की है। टेम्परेचर तो बढ़ाया ही है, पीएच जमीन का हो गया खराब, और कितनी सारी चीजें हम लोग इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि आज हर दिन 150 से लेके 200 जीव, उसमें प्राणी भी है, उसमें वनस्पति भी है, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए यहां से निकल जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। ऐसे जीव जिनका करोड़ों साल हमारी मां ने ख्याल रखा है, ऐसे जीव हमेशा के लिए निकल जा रहे हैं। आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं इस घंटे में, तो ये 1 घंटे में भी 8 से 10 जीव इस धरती से, इस पर्यावरण से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। और इस सभी चीजों का अगर कोई दुश्मन है, नंबर 1 रीजन है कि जिसकी वजह से ये पूरी तबाही हो रही है, तो वो तबाही, वो रीजन, वो कारण है कोयला। दोस्तों आपको क्या लगता है, कोयला आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बहुत सस्ता है, कहीं भी इस्तेमाल होता है, चाहिए जितने आप उसको ले सकते हो, आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी ईंधन इतना अच्छी तरह से काम नहीं करता जितना कोयला करता है, और बहुत सस्ता भी है। दोस्तों कोयला बहुत बहुत महंगा है। क्या आप जानते हैं कोयला किस तरह से उसको बनाते हैं, किस तरह से निकालते हैं? कोयले की जितने भी खदानें हैं, कोयला निकाला जाता है 2 तरीकों से। एक तो सब सरफेस, यानी ऊपर का सरफेस वैसे रख के आप सुरंग बनाते हैं और नीचे से कोयला निकालते हैं, और ओपन सरफेस, जहां पूरा ऊपर का जो पर्यावरण है, जंगल में, उसको पूरा काट के पूरी तरह से ऊपर उजाड़ के वो आप कोयला निकालते हैं। पूरी दुनिया में 60% जितना कोयला निकलता है ना, वो सब सरफेस या क्लोज्ड माइनिंग से होता है। ऊपर के पर्यावरण को हाथ नहीं लगाते हो और वहां से कोयला निकाल रहे हैं। लेकिन भारत, जो दुनिया का जितना भी कोयला बनता है, भारत 10% भारत में बनता है, भारत निकलता है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत में 93% जो भी कोयला निकलता है वो खुले ओपन सरफेस माइनिंग से निकलता है। यानी जहां जहां कोयले की खदान है, वहां के ऊपर की पूरा जो पर्यावरण है, पूरा सब कुछ तबाह करके हम उस कोयले को निकाल रहे हैं। हमें पता है सबको कि पूरी दुनिया में भारत का नाम वहां के घने जंगलों से है। जहां जहां ये कोयले की खदान है, वहां घने घने, बहुत घने जंगल है, और ऐसे घने जंगल को बर्बाद करके हम आज कोयला निकाल रहे हैं, और ये 93% बढ़ रहा है, और ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ सिर्फ हम लोग कोयला नहीं निकालते, तो हम लोग निकाल रहे हैं जहर, एक्चुअली जहर, ऐसी चीजें जो मेडिकल साइंस से लेके हर जगह एस्टैब्लिश की जहर है टेक्निकली, ऐसी चीजें जो पता है कि इससे कैंसर होने वाला है, ये सब चीजें निकालते हैं। और कितना निकालते हैं, तो 1 टन के ऊपर 400 किलो, 40% जहर भी हम लोग निकाल रहे हैं। दोस्तों ये जो जहर है, ये कितना है आज की तारीख में, हमें जितना भी कोयला लगता है, हम हर दिन, भारत हर दिन 30 लाख टन कोयला का कंज्यूम करता है, कोयला लगता है हमें इतना 30 लाख टन। उसमें से 70% हम लोग तैयार करते हैं, 30% बाहर से मंगाते हैं। तो 70% का मतलब है 21 लाख टन कोयला हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और इस 21 लाख टन कोयले के साथ 8 लाख टन से भी ज्यादा हर दिन हम जहर निकाल रहे हैं। और ये वो जहर है जो पूरी दुनिया को आज बर्बाद कर रहा है। दोस्तों आपको पता नहीं इस कोल रिफ्यूज में, इस कचरे में, इस जहर में क्या क्या होता है। यानी अगर ये पानी के संपर्क में आ गया तो उसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सबसे ज्यादा सल्फर इसमें होता है। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, वैसे जब भी बारिश होती है तब इमीडिएटली सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और वो एसिड पूरे हमारे जमीन में, पानी में, हर जगह घुल जाता है। इसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं जो एक्चुअली कार्सिनोजेंस है, जो जहर है, जिसको अगर वो पानी में घुल गए तो पानी में जितने भी वनस्पति है, प्राणी है, इमीडिएटली मरते हैं। और आज इस कोल की वजह से, इस जहर की वजह से, हमने अपने जहां जहां खदानें हैं उसके आजू बाजू में जितनी भी सरफेस वाटर है, जितने भी नदियां, तालाब, कुएं से लेके जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको भी हमने पूरी तरह से कंटामिनेट किया। दोस्तों आज जहां जहां भारत में ये सब कोयले की खदानें हो रही है, वो इतनी बर्बादी
है कि हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, अंतरिक्ष से भी, स्पेस से भी जो फोटो निकलते हैं ना, तो उसमें पता चल रहा है कि इतनी बड़े स्केल पे ये माइनिंग हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये माइनिंग, ये जहर इस तरीके से है कि जहां जहां माइन होती है ना, वहां के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी घर है, जितने भी लोग हैं, उनको इस जहर की वजह से वो बीमार है। मैं बाकी की बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई डेंगू या मलेरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली इस जहर की वजह से जो बीमारी है तो उसकी बात कर रहा हूं। तो हर घर में, हर व्यक्ति को ये जहर की वजह से बीमारी है, 100% 5 किलोमीटर रेडियस। लेकिन जब 40 किलोमीटर रेडियस की बात करते हैं तो वहां में 40% लोग आज उससे बीमार हैं, इस जहर की वजह से। और जब भी हम लोग ये बात करते हैं ना, हम फिर सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं कि इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। लेकिन हम कभी भी पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते। इतने सारे इलाके में कितने सारे पेड़, कितना सारा पर्यावरण हो सकता है। एक बड़ा पेड़, क्या आपको पता है कितने सारे जीवों का पूरा जीवन होता है, पूरी दुनिया होती है। एक नदी कितने सारे जीवों की पूरी दुनिया होती है। आपको शायद अंदाजा नहीं, लेकिन 70% जीव जो नदी में थे, तालाब पे थे, वो हमेशा के लिए लुप्त हो गए। भारत की परिस्थिति है, भारत में जितने भी जीव थे वो 70% जीव फ्रेश वाटर में से निकल गए। और मैं ये रिपोर्ट आप जब पढ़ोगे इसके बारे में आपको पता चलेगा। इस तरह से बर्बादी इस कोल की कर रही है। ये कोल में ये जो मर्क्यूरी है, कई सारे अलग अलग तरह के जहर है। मर्क्यूरी तो आप ऐसे खाओगे तो मर जाओ। ये मर्क्यूरी धीरे धीरे करके पूरे फूड चेन में है। ये मर्क्यूरी हमारे बदन में आ रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके कई सारे सिस्टम्स उसको बर्बाद कर रहा है। फ्लोराइड, आपने फ्लोराइड सुना होगा, जो टूथपेस्ट में होता है। इतना ज्यादा फ्लोराइड, ये पॉइजन है। और आप देख सकते हैं कि गांव के गांव में, हर पूरा गांव और बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी लोगों उनको स्केलेटल फ्लोरोसिस है। आप देख सकते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक तो नॉन पॉइजन है। यानी किसी किलर को अगर किसी को मारना है तो सबसे अच्छा पॉइजन अगर कुछ है, आप पूछिए किसी को भी, पुलिस को उनको पूछिए, मेडिकल साइंस में पूछिए, आर्सेनिक जहर ऐसा है कि उसको टेस्ट ही नहीं होता, तो आराम से मारा, और मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है उससे। ऐसे सभी लोग वहां रह रहे, गांव के गांव को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आर्सेनिक की वजह से। और माइनिंग, ये जो खदानें हो रही है, इसमें इतने सारे डिजास्टर होते हैं, इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, चाहे ब्लास्ट की वजह से, पत्थरों की वजह से, गैस की वजह से। आपने देखा कभी मैनहोल में 2-3 लोग जाते हैं, गैस की वजह से मरते हैं, शहरों में बड़े बड़े। यहाँ कितने सारे लोग मरते हैं, ये सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। जिस जंगल में आज ये खदानें हैं, वहां के ओरिजिनल मूल जो वनवासी है, जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, वो वहां काम करते हैं। तो कितने सारे लोग इसमें दुर्घटना में मरते हैं। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, कोल किल्स, उसमें उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टेड है वो उसके अनुसार 80,000 से 1,15,000 तो साल के लोग सिर्फ कोयले के जो खदानें हैं उसकी दुर्घटना में मरते हैं। तो सोचे क्या होगी अभी की परिस्थिति। और जब कोयला जला जाता है तो आपको पता नहीं कितनी बर्बादी कोयला कर रहा है। आज हमारे देश में जितने भी मौतें होती है, 17% मौतें ये एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। एयर पॉल्यूशन का नंबर 1 अगर कुछ कारण है तो वो है कोयला। पूरी दुनिया में कि कोई भी देश लीजिए आप, अफ्रीका का लीजिए, एशिया का कोई भी देश, सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन अगर किसी देश में तो वो भारत है। दुनिया में जितने भी वर्स्ट, सबसे खराब प्रदूषित जितने शहर हैं ना, 20 में से 13 भारत में है। और ये शहरों की बात नहीं दोस्तों, जहां जहां ये पावर प्लांट है, जहां जहां खदानें हैं, आपको पता नहीं कि हम लोग कितने बर्बाद कर रहे हैं ये सब पर्यावरण को। और ये उसी का रिजल्ट। अभी आपको लगता होगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से सिर्फ सर्दी खांसी होती है या रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम होता है, तो नहीं। इस हवा में, इस प्रदूषण में अगर सल्फर है तो सल्फर आपके हर चीज को डैमेज कर देता है। सल्फर कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर आप देखोगे कि किसकी वजह से लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन में, और आपको अगर सिर्फ लगता होगा कि लंग कैंसर सबसे आखिरी है, सबसे बेस्ट, आई मीन ऑलमोस्ट 30% लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक आता है और उससे लोग मरते हैं।
क्योंकि इतने सारे घटक होते हैं उस एयर पोल्यूशन में, सीओपीडी, बाकी कितनी सारी चीजें हैं। और दोस्तों इसका प्रमुख अगर कारण कुछ है तो वो है सल्फर। सल्फर है कि जो इतनी पूरी डैमेजेस करता है। और ये सल्फर ये है कि जिसके ऊपर सभी गुणवत्ता, यानी आपके जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो फ्यूल के स्टैंडर्ड्स है। आपने सुना होगा कि BIS 4, 5, 6 BIS स्टैंडर्ड होते हैं, यूरो स्टैंडर्ड होते हैं, यूरो नॉर्म्स। आप जो भी गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी में ऐसा रहता है ना कि यूरो 5 या BIS 6 स्टैंडर्ड या कंपाइल। तो ये सब जो चीजें होती है ये किसके ऊपर है? तो सबसे प्रमुख जो चीज है जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है फ्यूल के, वो है सल्फर। BIS 6 का मतलब है सल्फर का प्रमाण 10 से कम होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए पार्ट पर मिलियन। तो सल्फर इतना खतरनाक है, जो भी मौतें हो रही है उसके लिए सल्फर नंबर 1 उसका कारण है। और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सल्फर छोड़ने वाला देश है। क्या आपको पता है सल्फर कहां से आता है? 50% ये सल्फर आता है कोयले से। या आप जो खदाने से कोयला निकाल रहे हो उसको जला रहे हो ना, 50%, यानी जितनी भी मौतें हो रही है 17% आज हमारे देश में, उसका प्रमुख कारण है कोयला। कोयला बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है जो हवा में होते हैं ना, धूलिकण, और जिसके ऊपर हवा की गुणवत्ता होती है PM10, PM50, इसमें भी 20% जो धूलिकण आते हैं वो इस कोयले से आते हैं। और दोस्तों इसके अलावा सभी जो मेटल्स है, वो मेटल्स को भी जलाते हैं हम लोग और उसको पूरे हवा में डाल रहे हैं। ये कोयला जब हम जलाते हैं तो उससे बनती है राख। जितना लो क्वालिटी का कोयला उतना ज्यादा राख तैयार होती है। भारत में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है लिग्नाइट, यानी 3 जो प्रमुख उसके टाइप्स है उसमें सबसे कम लोअर क्वालिटी का वो है लिग्नाइट। हम सबसे ज्यादा जलाते हैं और सबसे ज्यादा राख को निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं फ्लाई ऐश। दोस्तों हर दिन 6 लाख टन फ्लाई ऐश जनरेट हो रही है, राख जनरेट हो रही है हर दिन। 6 लाख टन कहाँ जाती होगी ये? क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं इतने सब कुछ, क्यों हो रहा है इतना पॉल्यूशन, आपको समझ में आएगा। और ये 6 लाख टन जो फ्लाई ऐश जाती है ना, उसमें से 35% रिसाइकलिंग के लिए जाती है, 25% जाती है सीमेंट इंडस्ट्री को, 7% से बनती ही ईंटें और 3% रोड। बाकी की 65% अगर ये फ्लाई ऐश कुछ कर रही है तो हमारे खेत खलियान, हमारा पानी, सब कुछ बर्बाद कर रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि इस फ्लाई ऐश की वजह से कितनी बर्बादी हो रही है, कोई आपको रिपोर्ट करके नहीं देगा क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई ऐसी संस्था नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद अपने आंखों से देखोगे क्या चल रहा है तो आपको पता चलेगा कितनी बर्बादी इस फ्लाई ऐश से हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जिसके ऊपर पूरी दुनिया आज चर्चा करती है, बात करती है, काम कर रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। 75% से लेके 80% तक जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन ला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा? तो वो भी है कोयला। 60% कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पर्यावरण में आ रहा है वो कोयले से आ रहा है। और दोस्तों ये आपके सामने है, यानी पूरी दुनिया के सामने है कि कोयला नंबर 1 किलर है। कोयला है कि जिसकी वजह से पूरी बर्बादी हो रही है, ये पूरी दुनिया के सामने। फिर भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोयला का निर्माण हो रहा है और कोयला इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा। कभी भी इतना कोयले का उपयोग यूज नहीं हो रहा था, अभी उतना हो रहा है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि उससे सस्ता हमें शायद कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी बात है। अगर आप देखोगे तो कोयल का जो ट्रेंड है कैसे यूज कर रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है। हर साल ज्यादा कोयला और ज्यादा कोयला इतना हम लोग निकाल रहे हैं और उसको चला रहे हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज इस कोयले के खिलाफ आंदोलन है। यही कारण है कि कोई भी देश हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, अफ्रीका का कोई देश हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका हो, हर देश में लोग ऐसे जमीन पे रास्ते पे आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कभी किसी भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इस ग्लोबल वार्मिंग को लेके हुआ है, इस कोयले को लेकर चल रहा है। हर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं सड़कों के ऊपर और ये कर रहे हैं क्योंकि कोयला, और इसका उनका एक ही उद्देश्य है कि कोयले को पूरी तरह से आप बंद करिए।
ये जो भी COP 26, COP 27 हुआ, यानी सभी राष्ट्र एक इकट्ठा आते हैं, संयुक्त राष्ट्र उनकी परिषद होती है जिनको COP कहते हैं। इस साल COP 27वीं हुई, इजिप्ट में हुई। इस साल, पिछले साल हुई COP 26 जो यूके में हुई। अब इन दोनों जगह पे एक ही एजेंडा था, सभी देश के सभी लोग आते हैं, और एजेंडा क्या था कि पूरी तरह से इस कोयले को दुनिया से निकाल देने का। इसी के लिए इसके और पूरे जो कॉन्फ्रेंस चली इसी ऊपर काम किया, लेकिन फिर भी वो हुआ नहीं जो चाहिए था। पेरिस एग्रीमेंट में जो हुआ 2015 में, जहां हर राष्ट्र ने उस पर साइन किए, उस एग्रीमेंट के, कि मैं ये करूंगा, क्या करूंगा, तो मैं कोयला बंद करूंगा, कोयला कम करूंगा। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है फिर ऐसी परिस्थितियों में कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया जल रही है और दूसरी तरफ दुनिया फिर ज्यादा से ज्यादा उस कोयले को इसका इस्तेमाल कर रही है? सोल्यूशन है हमारी माँ के पास। वो माँ जिसने करोड़ों सालों से करोड़ों जीवों का ख्याल रखा है, उसके पास इसका भी सोल्यूशन है। आज हमारे पास अगर 780 करोड़ लोग यहाँ इसमें रहते हैं, और वो 780 करोड़ 2050 तक 1000 करोड़ बनने वाले हैं। 1000 करोड़ लोगों के लिए सभी एमिनिटीज जो भी डेवलपमेंट हो रही है ना, दिन ब दिन हमें हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। जितनी भी आपको ऊर्जा लगती है, जितनी भी आपको एनर्जी लगती है, सब कुछ दे सकती है हमारी माँ। हमारी माँ के पास, इस पर्यावरण के पास, धरती माँ के पास सभी तरह के सोल्यूशन है। सिर्फ हमें उस प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए, उसकी तरह से काम करना चाहिए। और ऐसा ही एक सोल्यूशन आज लेके हम आपके सामने आए हैं, और वो है एमकोल। एमकोल एक ऐसा बायोकोल है। नॉर्मली जो हमारा कोयला, जो फोसिल ईंधन कैसे बनता है, तो बायोमास से, जो बायोमास है वो हजारों सालों तक हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में जाके उसका कोयला बना। तो हम लोग भी वैसा कर रहे हैं। हम लोग भी वो बायोमास लेके उसको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से उससे कोयला बना रहे हैं, लेकिन कुछ मिनटों में बना रहे हैं। और ऐसा कोयला जो पूरी तरह से कंट्रोल कंडीशन में, जिसमें बिल्कुल भी सल्फर नहीं है, कोई भी ऐसा जहर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस दुनिया को, पर्यावरण को कुछ हानि करे। और ये पूरी तरह से वैसे ही कोयले जैसे काम करेगा। आपको जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो पूरा कैलोरीफिकल उतना देगा। और दोस्तों, ये बायोमास ब्रिकेट नहीं है। आपने अभी तक बायोकोल के नाम पे बहुत सारे बायोमास ब्रिकेट देखे होंगे, जो एग्रीकल्चर के रेसिड्यू है, जो कचरा, उससे बायोमास के ब्रिकेट बनते हैं। कि बायोमास ब्रिकेट के बहुत सारे लिमिटेशन है खुद के। वहां मॉइस्चर ज्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, ज्यादा राख तैयार हो सकती है। लेकिन ये है एमकोल। एमकोल यानी नेक्स्ट लेवल एनरिच्ड, कार्बनाइज्ड, टोरिफाइड वो बायोमास ब्रिकेट्स। ये सेम है जो कोयला आप इस्तेमाल कर रहे हो, सेम कोयला हम लोग फैक्ट्री में तैयार कर, बस इतना ही। सेम कैलोरीफिक आउटपुट है। और उससे बेहतर क्या है, नेक्स्ट क्या है कि आपको जो भी जरूरत है, जिस तरह से आपको कोयला चाहिए ना, जिस साइज का चाहिए, शेप का चाहिए, वो हम करा के दे सकते हैं। यानी हम इतना उसका तैयार कर सकते हैं। आज जितना भी कोयला आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितना भी कोयला आज आपको लगता है, हमारी प्रकृति में इनफ रिसोर्सेस है। हमारे पास इतने रिसोर्सेस है इस माने दिए हुए कि हम दुनिया को जितना चाहे उतना कोयले का निर्माण कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मेहरबानी इस माँ ने किसी के ऊपर की होगी तो वो हमारा भारत देश है। इसलिए इतना ज्यादा एग्रीकल्चर, इतने सारे रिसोर्सेज आज हमारे पास। और ऊपर से हमारे किसान जो स्किल्ड, जो है, जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा काम करने वाले, और ये वो किसान है जो पूरी, जो हमारी जरूरत है उसको पूरा करने वाले। आज हम भारत की कैपेसिटी देखें तो हम सभी मिलके, हमारी पूरी जो MCL फैमिली, वो मिलके दुनिया को जितनी जरूरत है कोयले की, 30% कोयला बना सकते हैं। 10% भारत को लगता है, 20% हम लोग दुनिया को दे सकते हैं। ऐसा पोटेंशियल आज भारत का है। और इस एमकोल के स्पेसिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 5500 से लेकर 7000 है, जो आपका बिटुमिनस कोल है उसके बराबर है, और उसको और बेहतर किया जा सकता है। इसका मॉइस्चर कंटेंट सिर्फ 2% से लेकर 6% तक है। इसका जो ऐश कंटेंट है, यानी इसकी जो राख बनती है, वो लेस देन 4% है। इसका जो कार्बन कंटेंट है वो 50 से लेके 55% है, इसलिए बहुत अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू इसमें है।
और ये इन सभी चीजों की वजह से ये है ड्रॉप इन फ्यूल। ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब है आप जिस जहां जहां कोयला इस्तेमाल कर रहे हो वहां डायरेक्टली आप एमकोल इस्तेमाल कर सकते हो। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चेंज बदलाव करने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल। आप 100% रिप्लेस करो आपके कोयले के साथ, ये वैसे ही काम करेगा। और इसके बेनिफिट्स, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स अगर है तो ये है कि कार्बन निगेटिव फ्यूल है। मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया बहुत सारे लोग रिन्यूएबल में काम करते हैं, लोग क्लेम करते हैं कि हमारा फ्यूल कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या, कि अगर हमारा रिन्यूएबल फ्यूल आप इस्तेमाल करोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जाएगा उसमें। अभी पूरे वातावरण में जितना भी कार्बन जितना जमा हुआ है उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, उसको कहेंगे हम कार्बन न्यूट्रल। एमकोल कार्बन निगेटिव है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जितना भी एमकोल हम लोग जलाएंगे उसका तो 100% वो हमारा नेपियर ग्रास सोख ही लेगा। लेकिन भगवान ने दिया हुआ इतना भी बड़ा वरदान है नेपियर ग्रास कि वो हमारे इस वातावरण में जो कचरा है भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी साफ करेगा। कैसे साफ करेंगे आप, जब समुद्र में कोई ऑयल स्पिल होता है तो वहां बहुत बहुत सारे जो वस्त्र ऐसे डाले जाते हैं और जो जिससे ऑयल सोखा जा सकता है, ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं हम लोग। कैसे सोखेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी जमा है और उसकी वजह से बर्बादी हो रही है। तो हमारा जो एमकोल है ये एमकोल ना कि सिर्फ कार्बन न्यूट्रल है, ये कार्बन निगेटिव है। यानी ये जो कचरा जमा हुआ है उसको लेगा और जमीन में गाड़ देगा उस कार्बन को, जिसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हमारे इस जमीन मिट्टी में भी कार्बन की कमी है। वो कार्बन की कमी जब बढ़ाएगा तो मिट्टी और उपजाऊ हो जाएगी। और मुझे लगता है आप सभी किसान लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसको। और ये सेम एनर्जी आउटपुट देगा, जो एनर्जी आज आपको मिल रही है बिटुमिन से वो सेम देगा। लो ऐश, जो भी मिट्टी राख तैयार होती है वो बहुत कम राख तैयार होगी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। शेल्फ लाइफ, नॉर्मली जो बायोमास ब्रिकेट होती है वो ज्यादा देर तक हम लोग इसे रख नहीं सकते क्योंकि उसे मॉइस्चर पकड़ सकता है, उसको फंगस लग सकता है। लेकिन एमकोल ऐसा है कि एक बार वो टोरिफेक्शन के बाद, कार्बनाइजेशन के बाद वो हम लोग बहुत दिन तक उसको रख सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें एयर पोल्यूशन नहीं के बराबर है, कंट्रोल्ड इसमें इसका उपयोग, इसका फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो कोई भी मेटल्स, हेवी मेटल्स, जहर इसमें नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इसमें सल्फर ही नहीं है। एक चीज जो दुनिया में एमकोल को सुपर स्पेशल करेगी वो ये है, सल्फर ही नहीं है इसमें। आपको पता नहीं पूरी दुनिया को जो एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर की वजह से हो रहा है। और ऑफ कोर्स माइनिंग नहीं है, हमें कोई भी ऐसी खदान नहीं करनी, कोई भी जंगल, हमारे जो पेड़ पर्यावरण है उसको नुकसान, उसको बर्बाद कुछ नहीं करना है, जो बर्बाद आज हम लोग कर रहे हैं। और ये सस्टेनेबल फ्यूल है, यानी एमकोल को आगे के हजारों सालों तक आप इस्तेमाल करो, ये एमकोल कभी भी हमारे इस पर्यावरण के संतुलन को, हमारे धरती माँ को कभी भी नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान करेगा नहीं। रेगुलर सप्लाई एश्योर चाहिए ना आपको, तो हमने बहुत बड़ी कैपेसिटी डेवलप की है पहले, तब आपके सामने खड़े हैं, रिजर्व लेके आपके सामने खड़े, ताकि जब भी आपको सप्लाई देनी है तो हम इस पूरे जो एश्योर्ड है वो आपको देंगे। और कोई इतनी भी कैपेसिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैपेसिटी का होता है कि कितना आप देंगे, क्योंकि कोयला तो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 कमोडिटी है ईंधन में। तो दोस्तों हमारे पास 800 कंपनियां, अभी 800 स्टार्टअप है, उसके अंदर 32,000 लोकेशन है, 32,000 जिसमें एमकोल की फैक्ट्री लगने वाली है। और यही लोकेशन 32,000 से लेके हम 2.5 लाख तक जाने वाले हैं। तो जो कैपेसिटी आपको चाहिए ना, वो सिर्फ कैपेसिटी बोलिए, वो हम डिलीवर करेंगे। और इसके साथ हम लोग देश की भी सेवा करेंगे, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो 30% भी कोयला हम लोग ला रहे हैं उसके बजाय भी कोक का इस्तेमाल करके हम उसकी जो जरूरत है उसको कम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट की चीज, हमारे किसान दोस्तों, आज भी एग्रीकल्चर ऐसी चीज है ना जिसपे 55% से लेके 60% लोग डायरेक्टली काम करते हैं, डिपेंडेंट है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। एक कोरोना में 2 साल में जब आपकी कोई भी सेक्टर नहीं चल रहा था ना, तब हमारा एग्रीकल्चर चल रहा था, जिसकी वजह से उसने भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो सोचिए, ये जो एमकोल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम पूरा जो पैसा वो किसानों के पास जाने वाला है।
वो हमारे गांव में जो लोग हैं उनके पास जाने वाला है। तो सोचिए फिर ये कितना आगे लेके जाएगा हमारे किसानों को और हमारी पूरे देश की इकोनॉमी। और हमें लगता है एमकोल यानी एक ऐसा अवसर है कि जिसके थ्रू हम अपनी इस माँ की सेवा कर सकते हैं। एमकोल एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हम इतने सारे जो पशु पक्षी ये जीव है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट, और अगर हमें इतना बड़ा ब्रेन अगर दिया है कुदरत ने, हम कहते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा बड़ा ब्रेन हमारा है, सबसे ज्यादा विकसित जीव कोई है तो मनुष्य है, तो हम अपने ब्रेन का उपयोग उनकी सेवा करने के लिए लगाना चाहिए ना। हमने ये देखना चाहिए कि किस तरह से माँ ने करोड़ों साल से जो तैयार करके रखा है उसको और कैसे बेहतर करें, और उसका तरीका है एमकोल। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा अवसर होता है जब किसी की सेवा करने का मौका मिलता है हमें। तो अगर आपको ईश्वर की सेवा करनी है तो बस आप लोगों की सेवा करिए, क्योंकि उसमें ही हर व्यक्ति में ईश्वर बसता है। तो आपको पता नहीं, ये खदानें भी जब बंद होगी, करोड़ों लोगों की सेवा तो तब होगी। जब एक कोयला जलाना बंद हो गया तो करोड़ों लोगों की सेवा तब होगी। तो हम कौन है? तो हम एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसका नाम है मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड, और हमारा एक ही मकसद है जिसके ऊपर इस कंपनी का निर्माण हुआ है, वो है हमारी इस धरती माँ को, इसकी सेवा करना, उसको बचाना इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और हम वो सब उस सभी चीजों में है जो जरूरत है इस धरती माँ को बचाने की, पर्यावरण को बचाने की। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स पहला है फ्यूल, जो हमें पूरी तरह से इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है हमारे इस कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव फ्यूल के साथ। और बाकी कई सारी चीजें जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इसमें पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारी इतनी बड़ी फैमिली कि हमारे साथ 35 लाख से भी ज्यादा किसान आज हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। और दोस्तों, हम पूरे ये लाखों लोग मिलके एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, जो मिशन है 5E का, 5E। पहला ई कौन सा? एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। दूसरा ई कौन सा? एनर्जी, सेल्फ सफिशिएंसी। तीसरा ई एम्पावरमेंट, सबलीकरण, सक्षमीकरण। किसका? तो हमारे किसानों का, हमारे लोगों का। चौथा ई एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारे लोग आज गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, हर को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, ये हमारा चौथा मकसद है। और पांचवा मकसद है इकोनॉमिक मूवमेंट। इस तरह का यह आर्थिक आंदोलन हमें करना है कि हर परिवार को एक रिस्पेक्टेबल, एक अच्छा इनकम मिले, और इसके लिए हम लोग ये सभी बिजनेसेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हम अब ये बहुत राइट समय है। बहुत ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। वो माँ जिसने करोड़ों साल से हम सबका ख्याल रखा है, और हमारा नहीं, सभी का रखा है, उस माँ की सेवा करने का ये अवसर है। और मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट को बेचने, उसकी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करने नहीं आया। तो मकसद ये है कि हम मिलके एक कम्युनिटी का, एक समाज का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण जो अपनी माँ के लिए काम करेगा, जो इस पर्यावरण के लिए काम करेगा, जो हमारे एक ही धरती के ऊपर, एक ही घर में इतने सारे जो हमारी भाई बहन जो बाकी के स्पीसीज रहते हैं उनके लिए काम करेगा। तो यही हमारा मकसद। दोस्तों, ये यहां तक ये आपका प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अभी ये प्रेजेंटेशन, जितना वक्त मैंने लिया प्रेजेंटेशन में, हो सकता है कि आपको वक्त कम मिले, आपको वक्त ज्यादा मिले। हो सकता है कि जितने भी स्लाइड्स अभी आपने देखे, हर स्लाइड के ऊपर कोई ना कोई आपको कुछ पूछे, तो आपका काम होगा कि हर स्लाइड की जो भी जानकारी है उसको जरा बराबर से पढ़े। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बहुत ही आज ओपन है और जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी। लेकिन ये सभी चीजें में लोगों को क्या लगता है, लोगों को क्या जरूरत होती है, कस्टमर क्या चीजों को पूछते हैं, किस तरह से उनका सवाल जवाब देना चाहिए, ये सभी चीजें आपको तब समझेगी जब आप इसको एक्चुअली करोगे। ये आईने के सामने करने से नहीं होगा। आप जाइए, मिले सभी लोग आजू बाजू। आज 30 लाख टन कोयला तो हर दिन इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, 300 लाख टन कोयला, लेकिन ऊर्जा हर व्यक्ति के पास जाइए और उनको इस प्रेजेंटेशन दिए तो आपको पता चलेगा, समझेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और दोस्तों, अभी बिजनेस को शुरुआत करते हैं, अभी जबरदस्त ऐसा बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऐसा प्रोडक्ट है और एक बहुत सही समय पे है जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है।
हम इस प्रोडक्ट को अगर बेचेंगे तो बहुत कम समय में, ना कि सिर्फ हम अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी सेवा करेंगे हम किसान, हम अपने इस दुनिया की, इस पर्यावरण की, हमारी धरती माँ की। और एक अच्छा अवसर है ये सब हमारे जीवन को सफल बनाने का। और मुझे लगता है जब ये काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हम सबको मिलेगा, और उसी रिस्पेक्ट को कहते हैं ब्रांड। दोस्तों, पहला जो हमारा टारगेट है ना, वो 5% ग्लोबल मार्केट का है। यानी दुनिया में जितना भी कोयला लगता है ना, उसका 5% माल तैयार करना और बेचना है। और ये बहुत, यानी हमारी कैपेसिटी कितनी है? 30% की है, लेकिन हमें बेचना कितना है? 5% आज। तो ये 5% जो कोयला बेचना है, वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा ऐसा टारगेट है। इससे भी इतने सारे बदलाव होने वाले हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं। इसके लिए हमें हर तहसील में, भारत के 5,500 तहसील में 200 टन हर दिन का तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है 8 से 10 फैक्ट्रियां हर तहसील में लगने वाली है। और इससे जितना फायदा हमारे किसानों को होगा, इकोनॉमी जितनी बढ़ेगी, इसका अंदाजा नहीं है आपको। जब हम 5% माल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे, तब हम भारत की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा रेवेन्यू तैयार करने वाली कंपनी बनेंगे। आज भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर साल का एमसीएल का तैयार होगा। इसके अलावा अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, बड़ी कंपनी, तो भारत की नंबर 1 कंपनी बनेंगे हम, सिर्फ 5% कोयला बेचने के बाद। और आपको क्या करना है? एमकोल का प्रमोशन मतलब क्या करना है? मतलब यानी वही करना है जिसमें हम एक्सपर्ट है, वही करना है जैसे आपने अपने गांव का, तहसील का नेतृत्व करना है, वैसे ही करना है। आपको कोई टेक्निकल चीजें नहीं बतानी, वो बताएंगे आपसे, सब होगा। आपको अपने विजन और मिशन के साथ लोगों को जोड़ना है, बस वही काम करना है। एमकोल का प्रमोशन, यानी ये जो कस्टमर्स है, ये अपने किसान जैसे ही है। आज किसानों को आपने हमारे पूरे विजन, मिशन, सुजलाम सुफलाम इसके बारे में बताया, वहां कस्टमर्स को भी वही बताना है। उनको बताना है कि मिलके कैसे हम धरती माँ को बचा सकते हैं, उस विजन और मिशन के बारे में बताना है। और मैं आपको बोलता हूं, वहां लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एक बार आपने ये मिशन उनके सामने रखा तो उनको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा हो, कोई तो ऐसा कुछ काम करे, कोई नहीं कर रहा है। और जब आप ऐसे आओगे बनकर, तो आपको पता नहीं कि वो किस तरह से आपका स्वागत करेंगे। तो कौन कौन है हमारे कस्टमर? तो कस्टमर्स वो सभी है। एक तो वो कैटेगरी है जो ऑलरेडी आज कोयला इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी एक कैटेगरी ऐसे कि जो आज हो सकता है कोयला नहीं, बाकी के कुछ अलग अलग ईंधन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो सभी एमकोल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसे पोटेंशियल कस्टमर। तो अगर आप देखोगे तो रेडीमेड जो कस्टमर जो आज की तारीख में कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 है सभी तरह के औष्णिक ऊर्जा केंद्र, थर्मल पावर, जो सबसे ज्यादा तबाही इसके वजह से कर रहे हैं। दूसरे, सभी तरह के सीमेंट प्लांट्स, भारत में, दुनिया में, हर देश में जितने भी है वो सभी। तीसरे, सभी तरह के मेटल के प्लांट्स, स्टील, आयरन या कोई भी मेटल में काम करने वाली इंडस्ट्री, उनको बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है, जिसमें ये मेटल पिघलते हैं, तो उसको बहुत बड़ा उनको कोयला लगता है। ये सभी हमारे रेडीमेड कस्टमर्स है। सभी इंडस्ट्री जिसमें बॉयलर्स है, अभी ये बॉयलर को हम यहाँ पानी डाल के, एक तो वाप का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, और मैक्सिमम जगह पे बॉयलर है, और हर जगह इस बॉयलर को जलाने के लिए हम हमारे एमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो आज कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन एफओ, एलडीओ यानी फर्नेस ऑयल, लो डेंसिटी ऑयल, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हो कि वो एक तो ऊपर से उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्रॉब्लम है, ऊपर से बहुत सारे लोग ऐसे भी कि जिनको एक्चुअली लगता है कि इस प्रकृति के लिए कुछ करें, और इसलिए उन्होंने कोयले को ना बोल के रखा। जैसे यूरोप, अमेरिका में सभी ऐसे लोग, लेकिन इसी एफओ में भी बहुत सारा सल्फर है, सब कुछ है। और यहां अगर आप उनको ये सोल्यूशन दोगे कि ऐसे ईंधन जो आपकी ऊर्जा का भी पूरा करेगा और पर्यावरण का प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो सभी कस्टमर आज हमारे बन सकते हैं। इसके अलावा सभी बड़े बड़े होटल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, कमर्शियल प्लेसेस, ये सभी ऐसे है ना कि जिनको लगती है ऊर्जा। आने वाले दिनों में एक ऐसा सेशन लूंगा मैं कि आपको पता चलेगा कि एमकोल ऑलमोस्ट हर जगह काम करेगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के। और ये होटल ऐसे है ना कि यहाँ अगर उन्होंने ऐसे कार्बन निगेटिव फ्यूल का इस्तेमाल किया, एमकोल का इस्तेमाल किया, तो बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगाएंगे ये
कि हमारे पूरी जो प्रेमाइसेस है, पूरा जो होटल है, वो चलता है इको फ्रेंडली फ्यूल पे, कार्बन निगेटिव फ्यूल पे। ये सभी हमारे कस्टमर्स हैं। और दोस्तों, एमसीएल मार्केटिंग सिस्टम, अभी हम प्रोडक्ट बेचने की जब बात कर रहे हैं तो हमारी मार्केटिंग की एक स्वतंत्र ऐसी व्यवस्था होने वाली है, रहने वाली है। एक अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हम लोग इस मार्केटिंग के लिए करेंगे। और हर प्रोडक्ट, सिर्फ एमकोल के नहीं, एमकोल से शुरुआत करके जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो इस मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा होंगे। अभी आज हमने किसानों के लिए एक व्यवस्था बनाई है, एमवीपी की पूरी व्यवस्था। हमने तहसील में जो मैन्युफैक्चरर है उनकी व्यवस्था बनाई है, एमबीएस की व्यवस्था। हमने इस मिशन को आगे लेके जाने वाले जो हमारे एसोसिएट्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, उसकी एक व्यवस्था बनाई है। सीनियर है, जूनियर है, प्राइम है। उसके बाद हमारे कई सारे चैनल पार्टनर जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कभी कभी पूछते हैं मुझे कि कैसे होगा हमारा, क्या करेंगे हम, क्या होगा हमारा भविष्य। तो दोस्तों, ये जो मार्केटिंग सिस्टम है, इस मार्केटिंग सिस्टम में हर कोई एक बराबर का है। यहां ये जो व्यवस्था का और मार्केटिंग सिस्टम का वैसे कोई संबंध नहीं। आप अगर किसी भी गांव में हो, चैनल पार्टनर बन के काम कर रहे हो, या किसी या अपने खेडूत या किसी अपने किसान के घर में भी हो और हमारे एमसीएल फैमिली का अगर हिस्सा हो, तो आप इस एमकोल का प्रेजेंटेशन करके वो मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता, आपको जरूरी नहीं कि आप जिस गांव में रहते हो, जिस तहसील में, वही करना है। आप अगर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो और बैंगलोर से अगर आपको कर्नाटक से अगर आपको कोई ऑर्डर मिलती है तो वो आप कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में आज इतनी जरूरत है ये सब चीजों की, आप वहां कर सकते हो, ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हो, कहीं भी हो, किधर भी हो, आप इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सभी लोग इसको कर सकते हो। और एक ही क्राइटेरिया है, यहां कोई ऐसा ऊपर नीचे, पहले बाद में, ऐसा कोई नहीं है। परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया। आप जब काम करोगे, परफॉर्म करोगे, तो आप अलग अलग पोजीशन में जाओगे, हो सकता है कि आप भारत के प्रमुख बनो। और इसके लिए कोई पैसे भी से कोई कोई कुछ नहीं, कुछ लगाना, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो विजन और मिशन है इसको लेके जाना है। मैं तो कभी बोलता नहीं कि ये बेचने का काम है, कुछ एक अच्छा काम है जिसके लिए हम लोगों को अपने साथ जोड़ना, बस यही काम है। और इसमें जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया ये पूरे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। और दोस्तों, ये प्रमोशन का प्रोडक्ट, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कोई अलग बात नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों आपने वो 10,000 15,000 मेंबर की, क्यों मैं आपको बोलता हूं कि आप जाइए, लोगों को बीच में जाइए, 15,000 मेंबर करिए। ये सभी चीज आपको एक बेहतर बेहतर एंटरप्रेन्योर करने वाली, और यही काम करना है आपको जिंदगी भर। ये जो हमने आपको बोला है, ये आपकी बेस्ट ट्रेनिंग है, ताकि आप अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में हमेशा दूसरों से आगे रहे, कंपटीशन में हमेशा दूसरों से आगे रहे। जब प्रमोशन भी करना है ना प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का प्रमोशन कभी नहीं करना, हमें उस उद्देश्य का प्रमोशन करना है। हमें जिस मकसद के लिए हमने शुरू किया ना, उस मकसद का प्रमोशन करना है। कई सारे करोड़ों लोग हैं अपने आजू बाजू जिनको लगता है ये वो, और जैसे हमारे जो किसान भाई बहन है, और इन्होंने एक कमिटमेंट दी है, ये एक शेयर दो शेयर उसकी बात ही नहीं है, ये बात है कि चलो मिलके दुनिया को बचाते हैं। बस वैसे ही काम कस्टमर के साथ करना है। हमारे किसान, हमारे कस्टमर एक ही है। दोस्तों, आज ये जो आपने किया है ना काम, आपने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, आपने बारिश नहीं देखी, कोरोना नहीं देखा, कई सारे लोगों ने किस तरह के काम किए आपने। ये काम कोई कोई वेस्ट नहीं है, ये आपकी बहुत बेस्ट ऐसी ट्रेनिंग हुई है। यही लोग जो आज गांव में जाके बात कर रहे हैं ना, वो कभी नेशनल लेवल पे जाएंगे, एक नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके बात करोगे और लोगों को बताएंगे कैसे इस दुनिया को बचाना है करके। और ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग आपकी हो रही है। और जिस तरह से आपने वो कम्युनिटी का निर्माण किया ना हमारी माँ के लिए, वैसे ही कस्टमर के साथ भी उस कम्युनिटी का निर्माण करना है। और कई सारे संस्थाएं, कई सारे ऐसे संस्थाएं जिनको लगता है और जो कर रहे हैं, कई सारी संस्थाएं के लोग, वो पूरी संस्थाएं इस माँ के लिए, पर्यावरण के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जो हो सके वो कर रहे हैं, पूरा अपना दे दाग के काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सही रोड मैप, सही ट्रैक नहीं है। तो इन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, यही तो हमारा काम है। और अभी आपको क्या करना है, तो आपको इन लोगों के साथ जोड़ना कैसे है, यानी हमने किसानों के साथ कैसे जोड़ा कि आप एक शेयर लीजिए, नॉमिनल शेयर जो आपके पास है, वैसे ही कस्टमर के साथ
वो प्रतिज्ञा लेनी है, वो लेटर ऑफ इंटेंट लेना है, वो ऑर्डर लेनी है और उसको बोलना है कि मैं धरती माँ के साथ हूं, मैं उसके लिए काम करूंगा और मैं ये जो एमकोल का इस्तेमाल करूंगा। अभी ये कंडीशनल ऑर्डर लीजिए, उसको बोलिए, उनको बोलिए कि देखो अगर आप ये हमारे एमकोल अगर आपको उतनी ऊर्जा नहीं देता, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं देता तो मत लीजिए। उसमें लिखिए, आप लिखिए कि इसने मेरा जो पर्पज है वो सॉल्व करना चाहिए। लिखिए उसमें कि अगर मुझे एमकोल टाइम टू टाइम नहीं मिला, रेगुलर नहीं मिला तो मैं पैसे नहीं दूंगा। लिखिए उसमें कुछ भी आपको जो कंडीशन लगते हैं आपकी कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, लिखिए उसमें। लेकिन लीजिए वो लेटर ऑफ इंटेंट, वो ऑर्डर आज लीजिए। अगर कोई आज पास 50 टन का 100 टन का अगर आपको ऑर्डर देता है, इसका मतलब उसकी जरूरत 5,000 टन 10,000 टन की है। वो सिर्फ देखना चाहता है कि आप उसको डिलीवर कर पाओगे कि नहीं। लेकिन वो भी बहुत खुश है, वो भी चाहता है कि ये हो। जैसे किसान चाहते हैं ना कि आप आते ही ऐसी बातें करते हो और उनको लगता है ऐसा हो, कोई तो आए और हमारे CSR लेके हमें हमारे गांव को अच्छा करे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाए। इसे इनको भी लगता है कि ये हो। आप ये 100 टन का हमें ये करिए, हम बाद में 1,000 टन की भी ऑर्डर आपको दोगे, ऐसा हो उनको भी लगता है। और दोस्तों इसलिए ये पूरी मार्केटिंग जो व्यवस्था है वो आज से शुरू हो रही है। हम जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, लोग हैं, उसमें से जो कोई 100 टन पर डे के जो एलओआई ऑर्डर लेके आएगा उसे हम ऑथराइज एमकोल डीलर करके उनको पोजीशन देंगे। ये प्रोविजनल होगी अभी, और बाद में जब हम माल उनको देना चालू कर देंगे तो ये परमानेंट ऐसा रजिस्ट्रेशन उनका करेंगे। और दोस्तों इससे कम से कम 20,000 से 30,000 रुपए पर डे की इनकम, ये एकदम मिनिमम है, जो बनते 6 लाख से 9 लाख रुपए पर मंथ। और ये कोई भी कर सकता है आप में से। दूसरा, जो 500 टन पर डे का एलओआई लेके आएंगे वो बनेंगे हमारे ऑथराइज्ड एमकोल स्टॉकिस्ट। और एक स्पेशल चीज ये है कि ये सभी लोग अभी कुछ दिन के लिए ये ऑथराइज एमकोल स्टॉकिस्ट तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अभी के कुछ दिन के लिए ये है कि ये सभी जो लोग जो 500 टन पर डे की ऑर्डर या एलओआई लेके आएंगे, इन्हें हम एमकोल की फैक्ट्री भी लगा के देंगे। और ऐसी फैक्ट्री जहां उनको 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं, ना उनको जमीन देखनी है, ना बिजली देखनी है, ना पानी देखना है, ना कुछ भी देखना है। 100% इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। और आपकी इनकम कितनी होगी फैक्ट्री को छोड़ के? फैक्ट्री तो आपको अपने नाम से आप फैक्ट्री तैयार कीजिए, लेकिन वो एमकोल को जो प्रमोट करके आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर डे, 30 लाख से 45 लाख रुपए पर मंथ। और ये हमेशा के लिए इनकम है। ये 100 टन 500 टन की मैं बात कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि ये डीलर, ये क्या एजेंट नहीं है, एजेंटशिप कि आपने एक कुछ पार्सल बिका, जमीन का टुकड़ा बेचा, आपने फ्लैट किसी को बेचा तो आपको मिल गया आपका एजेंट, वो नहीं है। तो फीस ये एक बार आपने किया वो हमेशा के लिए आपसे खरीदने वाला। ये इस तरह का बिजनेस है, इस तरह का काम। और जैसा मैंने कहा लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है, आज शायद ऑर्डर आपको कम देंगे। और ऐसी परिस्थिति जहां हमारे देश में 30 लाख टन हर दिन लोग खरीदते हैं, और यही 30 लाख टन 60 लाख टन होगा जब हम एमकोल देंगे उनको। ऐसे दिनों में जाइए और अपनी अपना पूरा करियर बनाइए, लाइफ बनाइए। जो ऑयल एंड गैस में लोग इतना क्यों, एक पेट्रोल पंप के लिए लोग इतना कुछ करते हैं, क्योंकि इतना पैसा ही होता है इसमें, हर दिन लगता है। ये दूध के जैसे है, आज आप लोगे तो कल लगना ही वाला है, लेकिन दूध में इतने बड़े स्केल में लगता है। मैं पेट्रोल डीजल भी नहीं बोलूंगा इसे। आपको पता है कि कोयला जरा शॉर्टेज हुई थी तो पूरा देश हमारा प्रॉब्लम में आ था कि अभी कैसे होगा बिजली का। ऐसे जीवनावश्यक वस्तु के साथ डील कर रहे हैं हम, तो उसमें इनकम भी वैसी है, उसमें कमोडिटी, ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना वो लगने ही वाले हैं, तब जाके हम लोग कैटर कर पाएंगे। और दोस्तों अभी एमसीएल करती है बिजनेस की शुरुआत। एमसीएल इस तरह से बिजनेस करेगी और दुनिया को बताएगी, जो भी एमकोल का प्रोजेक्ट लगेगा, जो भी एमकोल का प्रोजेक्ट लगेगा, उसके पहले ही उस प्रोजेक्ट में जितना भी उत्पादन है वो ऑलरेडी बुक रहेगा। और वो कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए नहीं, आगे के 30 साल तक। यानी एमकोल की जो भी फैक्ट्री लगेगी, उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी इनकम है हमारे सभी किसानों का, वो इंश्योर्ड रहेगा आगे के 30 साल तक। वो फैक्ट्री के संबंध में जितने भी हमारे एमवीपी है, जो भी चैनल पार्टनर है, उनका इनकम हम लोग इंश्योर कर रहे हैं आगे के 30 साल तक। हमारे जो फैक्ट्री के ओनर है उनका इनकम हम
फैक्ट्री लगने के पहले उसको इंश्योर करेंगे। आज 26 जनवरी को भी जितनी फैक्ट्रियां लगेगी ना, उस सभी फैक्ट्रियों का उत्पादन पहले से ही इंश्योर्ड होगा, पहले से ही बुक्ड होगा। लोग कहेंगे पहले मुझे दीजिए। इस तरीके का काम करेंगे और एमसीएल बताएगी बिजनेस क्या होता है, और एमसीएल ये भी बताएगी कि किस तरह से हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और कैसे 10 गुना जीडीपी बना के दिखाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। यस सर। श्याम सर, इमोशन से प्रेरित प्रैक्टिकल कार्यान्वित